हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। और आपको बता दें कि आज के क्लास में हम आपका जो 5th नंबर चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसका जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। पिछले क्लास में जो है समांतर श्रेणी से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फार्मूला है, सभी का डिस्कशन हम पिछले क्लास में किए थे। और आज के क्लास में हम आपका जो है प्रश्नावली 5.1 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए जो है सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा क्या बोला जा रहा है इसको पहले समझते हैं, फिर इसको हल करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 4 स्थिति दिया गया। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 स्थिति दिया गया। स्थिति 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं और 3 स्थिति यहाँ पर जो है दिया गया है। तो इस चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो स्थिति है उसका जो संबद्ध संख्याओं की जो सूची है वह AP में है, और अगर है तो क्यों है यह आपको बताना है। चलिए तो सबसे पहले स्थिति 1 पर हम लोग विचार करते हैं, हल्का ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको आगे जो है सभी बातें समझ में आ सके। चलिए स्थिति 1 को हम लोग सबसे पहले जो है हल करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, यहाँ पर याद रखेंगे बोला गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए अपने शब्दों में इस चीजों को हम समझते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप हल नहीं कर सकते हैं। चलिए अपने शब्दों में पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया यह कि आप टैक्सी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। टैक्सी में क्या है, बोला गया है कि मान लीजिए आपको अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको लगता है 15 रुपया। यहाँ पर सिंपली यह बोल दिया गया कि 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो क्या होगा, 15 रुपया लगेगा। और आगे आप जितना किलो, जैसे मान लीजिए कि हम एक बना लेते हैं, आपका रोड मैप बना लेते हैं। यह आपका क्या है, रोड है मान लीजिए, और यहाँ से आप चलना शुरू करें और यह 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और ये मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है। तो जब आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको लगेगा 15 रुपया, क्योंकि आप क्वेश्चन में डायरेक्टली देख सकते हैं कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर मतलब फर्स्ट किलोमीटर जब आप जाएंगे, 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको कितना रुपया लगेगा, 15 रुपया लगेगा। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बताया गया है। आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जब आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको लगेगा 15 रुपया, और यहाँ पर दीजिए इस सभी के बीच में 1-1 किलोमीटर का दूरी है। और जो व्यक्ति 2 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर तो चला गया तो 15 रुपया देना पड़ा, दूसरा किलोमीटर के लिए जाएगा तो 8 रुपया उसमें और क्या होगा, जुड़ जाएगा। तीसरा किलोमीटर के लिए भी 8 रुपया, चौथा किलोमीटर के लिए भी 8 रुपया देना होगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे यह कि जो 1 किलोमीटर जाएगा उसको देना होगा 15 रुपया, जो 2 किलोमीटर जाएगा उसको 15 + 8 रुपया देना होगा, यानी कि 15 × 8 = 23 रुपया। जो 3 किलोमीटर जाएगा वो 15 + 8 + 8 इतना रुपया देना होगा। जो 4 किलोमीटर जाएगा उसको इतना रुपया क्या करना होगा, देना होगा, सबको जोड़ करके देना होगा। तो स्थिति यह दिया गया है। अब इसको जब आप AP में चेंज करेंगे तो इसका जो आपका अगर श्रेणी बनाते हैं तो वह AP में होगा कि नहीं होगा, यह आपको बताना है। तो चलिए जब आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से आप देखेंगे। जब आप इसका क्या करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज दिया गया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। जो भी चीज दिया गया उसको सबसे पहले लिख लेंगे। क्या चीज दिया गया, प्रथम किलोमीटर का किराया दिया गया है 15 रुपया। तो हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का, किलोमीटर हम शॉर्टकट में KM लिख देते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर, किराया बराबर 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया यहाँ पर आपको क्या किया गया है, दिया गया है। आप याद रखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया एवं प्रत्येक किलोमीटर का किराया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। तो इसी तरह से लिख लेते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। किलोमीटर को KM लिख देते हैं, किलोमीटर का किराया।
किराया बराबर कितना दे दिया गया है, तो ये है 8 रुपया। तो यहाँ पर जो चीज दिया गया था उसको हम लिख लिए। दिया गया क्या था, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया देना होगा, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा 8-8 रुपया, और उसमें आपको क्या करना होगा, तो भराते जाना होगा। अब लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया। देखिए अब जो है स्थिति के अनुसार हम काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया देना होगा, तो लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया बराबर, लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया बराबर, किराया बराबर कितना है, तो 15 है। इसी तरह से अगर पहले किलोमीटर का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना रुपया देना होगा, तो 15 रुपया देना होगा। लिखेंगे 2 किलोमीटर का किराया बराबर, अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो क्या होगा, 2 किलोमीटर का किराया बराबर, तो 2 किलोमीटर का किराया क्या होगा, 2 किलोमीटर आप जा रहे हैं, देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना होगा, 15, और 2 किलोमीटर जाएंगे तो आप 1 किलोमीटर तो चल गए हैं तो इसका 15 रुपया दे दिए हैं, और 1 किलोमीटर और आपको आगे जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए आपको और 8 रुपया इसमें जोड़ करके उसको देना होगा। इसका मतलब 2 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 23 रुपया क्या करना होगा, देना होगा। 15-8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, 3 किलोमीटर जाता है तो 3 किलोमीटर का किराया बराबर, किराया बराबर क्या होगा, समझिए। ये जो रोड मैप था आप देखे थे कि देखिए 3 किलोमीटर का किराया, तो 2 किलोमीटर का किराया आप देख सकते हैं 23 रुपया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपया है, और 2 किलोमीटर का 23 रुपया, जाना है आपको 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए आपको 8 रुपया और क्या करना होगा, देना होगा। तो इसमें 8 रुपया और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 23-8 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और यही प्रोसेस जो है आगे चलता जाएगा, हम इतना स्टेप में ही काम चला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर का 15 रुपया हो गया, 2 किलोमीटर कोई जाएगा तो 23 रुपया, 3 किलोमीटर जाएगा तो 31 रुपया। तो इस सभी से हम क्या करेंगे, एक श्रेणी बनाएंगे। तो लिखेंगे, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए श्रेणी बराबर, लिखेंगे इसीलिए श्रेणी बराबर, श्रेणी बराबर। श्रेणी क्या होगा, तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया आपका 15 रुपया है, तो 15, दूसरे किलोमीटर का 23 रुपया है, तो 15, 23 और कॉमा क्या होगा, 31 होगा। और इसी तरह से आगे प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा। तो ये क्या बन गया, श्रेणी बन गया। अब यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, अभी हम नहीं कर सकते हैं, पहले इसको चेक करना होगा, फिर हम देखेंगे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो चलिए, एक श्रेणी तो आपको बन गया, जो स्थिति दिया गया था उस स्थिति को हमने क्या किया, एक श्रेणी के रूप में बदला। अब इस श्रेणी को चेक करते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो ये जो आप देख सकते हैं यह श्रेणी है, एक तो श्रेणी है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम पद को हम लोग एक कहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद क्या है। देखिए अब यह जो है ये श्रेणी दे दिया गया, अब इसको आपको चेक करके बताना है कि यह 15, 23, 31 जो है वह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसे कैसे चेक करेंगे, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ प्रथम पद बराबर प्रथम पद। और आप सभी को पिछले क्लास में बताए थे कि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। तो प्रथम पद ए कितना है, ये देखिए प्रथम पद इसको बोलते हैं ए, ये होगा। तो प्रथम पद का वैल्यू कितना हो गया, तो हो गया 15 एवं सार्व अंतर, एवं सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं डी कहते हैं। तो समझिए यहाँ पर हम D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे। सार्व अंतर D यानी कि हम पहले D1 निकालते हैं। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, दूसरा पद है, और A1 क्या है, पहला पद है। तो दूसरा पद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आपका 23 है। तो यहाँ पर आप जो है A2 के जगह पर क्या ले लेंगे, 23 ले लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और A1 क्या है, A1 का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 15 है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 15। तो इसको घटाएंगे तो आपको क्या होगा, D2 का जो है 23 में से 15 आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा 8, यानी कि D1 का मान आपको मिल गया 8। इसी तरह से अब आप निकालेंगे D2 कैसे निकालते हैं, तो पिछले क्लास में आपको फार्मूला बताए थे कि D2 का फार्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, तीसरा पद है,
तीसरा पद और ये है A2, तो ये हो गया दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है 31 है, 31 माइनस हम क्या करेंगे दूसरा पद 23 है, तो उसमें से 23 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 31 माइनस 23 कितना होगा, तो यह भी होगा 8। तो देखिए यह एक क्या था श्रेणी था, और याद रखिएगा किसी भी श्रेणी को अगर आपको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं, यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो उसके लिए 5-7 पद की कोई जरूरत नहीं है, केवल 3 पद आप शुरू से जो है पता कर लीजिए और उसी के आधार पर आप जो है बता सकते हैं। तो देखिए 3 पद निकाल लिए, फिर ए का वैल्यू और D1 और D2 निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D1 भी 8 है और D2 भी कितना है 8 है। तो हम आपको बताए थे वह श्रेणी जिसका सार्वंतर बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ D1 बराबर है D2 पे, देख सकते हैं कि D1 का वैल्यू भी 8 है, D2 का वैल्यू भी 8 है। तो जैसे ही D1 और D2 क्या हो जाए बराबर हो जाए, इसका मतलब कि यह जो श्रेणी है वह AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इसीलिए 15, 23, 31, डॉट एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। इसका मतलब यह हुआ कि स्थिति 1 जो है वह क्या है, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी में है। ये स्थिति 1 का जो है फाइनल जो कंक्लूजन हुआ यह निकल के आया। तो स्थिति 1 से हमें पता चल गया कि यह क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। तो इसको आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, नोट बना लीजिएगा। आप या तो जो है स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिए, या नहीं तो आप जो लोग जो है इसको लिख करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया था कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो हमने देखा तो पता चला कि जो फर्स्ट स्थिति है यह क्या है, एपी में है, और क्यों है वो आप यहाँ पर क्लियरली लिख पाए हैं। आप क्यों है, क्योंकि दोनों का जो सार्वंतर है या जो डी है वो क्या है, बराबर है। चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है देख सकते हैं, ये फर्स्ट का ही दूसरा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपका जो है बोला गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। आप सभी जानते होंगे कि एक जो पंप होता है वो उससे हवा भरा जाता है, और याद रखिएगा कि वायु निकालने वाला जो पंप होता है, वह किसी भी बर्तन से या फिर किसी भी कंटेनर से हवा निकाल लेता है। एक पंप आप देखे होंगे हवा भरने वाला, और एक पंप होता है हवा निकालने वाला। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि एक बेलन है, ठीक है, एक क्या है, बेलन है। तो बेलन आप सभी जानते हैं कि इस टाइप का क्या होता है, और एक बेलन है, और इस बेलन में हवा भरी हुई है, और इसमें से हवा क्या करता है, वो हवा को क्या कर रहा है, पंप निकाल रहा है। और निकालता कैसे है, यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। एक बार में बेलन में जितना भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर क्या कर देता है, निकाल देता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस बेलन में हवा है कितना। तो इसमें मान लेंगे कि इस बेलन में कुल हवा का जो मात्रा है वो क्या है, x है। इस स्थिति पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसी के अनुसार हम लोग जो है इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस मतलब ये जो है ये आपका जो क्वेश्चन है वो एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर जब आप ये हम कर रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हल, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। तो इसमें आखिर आपको करना क्या है समझिए। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि बेलन में x यूनिट हवा भरी हुई है। लिखेंगे माना कि बेलन में x यूनिट हवा भरी हुई है, हवा भरी हुई है।
मतलब हमने यह मान लिया कि बेलन में कुल हवा कितना है, तो x यूनिट, यूनिट मीन्स होता है इकाई या फिर इसको आप मात्रा भी कह सकते हैं। अगर बेलन में हवा 1 यूनिट भरी हुई है तो स्थिति 1 क्या होगा, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे स्थिति 1। स्थिति 1 कहने का मतलब है कि पहले बेलन में हवा कितनी थी, तो लिखेंगे स्थिति 1 बराबर, ठीक है, स्थिति 1। स्थिति 1 क्या होगा, तो स्थिति 1 कहने का मतलब है कि पहले जब हवा नहीं निकाला गया था, जो है हवा को जब हम नहीं निकाले थे बेलन से, तो बेलन में कितना हवा भरी हुई थी। स्थिति फर्स्ट यही बोलता है कि पहले बेलन में हवा कितनी थी, तो आपको बताए थे हम कि पहले जो बेलन में हवा कितनी थी x। तो स्थिति 1 में बेलन में हवा कितनी है, तो स्थिति 1 में बेलन में हवा है x, ठीक है। स्थिति 2 क्या होगा, स्थिति 2, स्थिति 2। अब स्थिति 2 समझिए कि क्या है। स्थिति 2 को समझने के लिए हल्का ध्यान लगाइए और बातों को समझिए। स्थिति 2 में आपको क्या करना है, आपको बोला गया कि इससे पंप जो है वो क्या करेगी, जितना भी बेलन में हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगी। तो किसका 1/4 भाग निकालेगी, x का 1/4 भाग बाहर निकाल देगी। तो कितना हवा बचेगा, x का 1/4 भाग जब आप इसमें से निकाल देंगे तो कितना हवा बचेगा, स्थिति 2 में वही लिखना है। तो देखिए टोटल हवा है कितना, x है, और x का ही क्या किया जाएगा, x का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब x में से आप कम कर देंगे कितना, तो x का 1/4 भाग, x का 1/4, x का 1/4 आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने का मतलब आप पूरे हवा में से, पूरे हवा पहले कितना था, x था, अब पूरे हवा का 1/4 मतलब x का 1/4 आप में इसमें से घटाएंगे। घटाने का मतलब इसमें से आप बाहर निकाल देंगे, इतना हवा बचेगी दूसरी स्थिति में। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये तो x है तो ये x रहेगा, आप इसको x/1 कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और फिर क्या होगा, इसको हम हल्का इधर लिख देते हैं। फिर क्या होगा समझिए, ये x है तो x रहेगा, और कहीं भी हिंदी में का लिखा हुआ है तो मैथ के अंदर, गणित के अंदर इसका जो अर्थ होता है वो गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और बट्टे में, और इसको गुना करेंगे कितना से, तो 1/4 से। यहाँ पर क्या है 1/4 है, तो इसको गुना कर देना होगा 1/4 से। जब आप इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका x बट्टा क्या होगा 1, ये x/1 तो ये आएगा, बीच में माइनस है तो आप क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, और x को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x और नीचे क्या होगा 4। अब जब आप क्या करेंगे, x/1 में से घटाएंगे x/4 को, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो क्या होगा, देखिए आप दोनों का ले लेंगे एलसीएम, लॉसो ले लेंगे, तो 4 और 1 का लॉसो यानी कि एलसीएम होगा कितना, 4 होगा। 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 को x से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 4x, और फिर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 4 से जब आप 4 को भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 से जब आप x को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको मिलेगा x। क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, जो 4x में से 1x घटाएंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, 3x बचेगा, और नीचे में आपके पास क्या बचेगा 4। यानी कि दूसरे स्थिति में आपको, दूसरा स्थिति में बेलन के अंदर 3x/4 जो है मात्रा में क्या हुआ, हवा बची। अब देखेंगे स्थिति 4, अब क्या देखेंगे, सॉरी स्थिति 3 देखेंगे। तो स्थिति 3 में क्या करना है समझिए। स्थिति 2 में बेलन के अंदर 3x/4 इकाई यानी कि 3x/4 यूनिट हवा क्या है, भरी हुई है। अब लिखेंगे स्थिति 4। स्थिति 4 में क्या करना है इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। स्थिति 3 होगा क्योंकि स्थिति 2 ही हुआ अभी। तो स्थिति 3 में हम क्या करेंगे उसे देखिए। क्या किया जाता है, शेष हवा का जो है 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। तो अभी हवा बचा कितना हुई है, बची कितना है, अभी हवा बची हुई है 3x/4, और 3x/4 का ही 1/4 भाग हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे मतलब घटाएंगे। कितना घटाएंगे, तो इसी का 1/4 किसका, तो 3x/4 का 1/4 हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 3x/4 आप यहाँ पर सेम टू सेम लिख लेंगे। ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होगा 3x/4
4 होगा और का मतलब गुना हो जाएगा और 1 क्या होगा 4 होगा। फिर आप क्या करेंगे समझिए, ये 3x और बट्टे 4 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, और 3x को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3x और बट्टे में क्या होगा 4, और 4 को जब आप गुना कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 चौके 16। अब आप इसे घटा लीजिए तो बट्टा का घटाव सभी जानते होंगे, 16 और 4 का एलसीएम 16 होगा। 4 से 16 में भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, और 4 से 3x को गुना करेंगे तो मिलेगा आपको 12x। क्या मिलेगा 12x मिलेगा, और बीच में माइनस है। फिर आप 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 से 3x को गुना करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3x। फिर आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं कि 12x में से 3x घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9x, और बट्टे में क्या होगा 16 होगा। यानी कि तीसरे स्थिति में बेलन में हवा कितना बच गई, तो 9x बट्टा 16 बच गई। अब चलिए अब हम क्या करेंगे इस बातों को देखिए। तो देखिए 3 स्थिति में जितने भी हवा बची है उसका आप निकालेंगे श्रेणी, लिखेंगे इसीलिए श्रेणी बराबर, क्या लिखेंगे श्रेणी बराबर। अब एक श्रेणी बनाते हैं, यह समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा आगे चेक करने पर पता चलेगा। तो श्रेणी क्या होगा, प्रथम बार हवा कितनी जो है कितना बची हुई थी x, स्थिति 1 में हवा x मात्रा में थी। यहाँ पर आप चलिए एक बार देख ही लेते हैं, आपका भी क्लियरेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से कि स्थिति 1 में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति 1 में x हवा है, x मात्रा में क्या है हवा है, और स्थिति 2 देखिएगा कितना है। स्थिति 2 में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्थिति 2 में 3x बट्टा 4 कितना, तो 3x बट्टा 4 हवा है बची हुई है। और स्थिति 4 को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर स्थिति 3 में 9x बट्टा 16 है। स्थिति 3 में क्या देखे थे 3x बट्टा 4 देखे थे, और स्थिति 3 में यहाँ पर तो आप डायरेक्टली देख रहे हैं 9x बट्टा 16, 9x बट्टा 16 आप देख रहे हैं। तो यह एक श्रेणी बन गया, और यह श्रेणी इसी तरह से क्या होगा चलता जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, इसके आधार पर हम लोग बताएंगे। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद यानी कि ए क्या होता है x, यहाँ पर प्रथम पद यही होता है, तो ये आपका क्या होगा x जो है a का वैल्यू हो गया। एवं सार्वंतर क्या लिखेंगे, एवं सार्वंतर एवं सार्वंतर क्या होता है, तो d होता है। तो सबसे पहले हम d1 निकालेंगे, तो d1 का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 जो होगा, तो a2 का मान आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये होगा प्रथम पद यानी कि a1, ये होगा a2 और ये होगा a3। तो a2 कितना है 3x बट्टे 4 है, और इसमें से घटाना है हमें a1। तो a1 क्या है x है, हम इसको x बट्टे 1 कर देते हैं। तो जब आप इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 का 4 और 3x को गुना करेंगे 1 से तो 3x, माइनस है 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4x होगा, और आप क्या करेंगे 3x में से घटाएंगे 4x तो आपको मिलेगा माइनस x, और बट्टे में क्या आएगा 4 आएगा। यानी कि d1 का मान आपको निकला माइनस x बट्टे 4। इसी तरह हम निकालेंगे d2, क्या निकालेंगे d2 निकालेंगे। d2 का सूत्र होता है a3 माइनस a2 होता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि a3 का मान है 9x बट्टा 16, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9x बट्टा 16, और माइनस a2 का मान है 3x बट्टा 4, 3x बट्टा 4 है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम इसका लेंगे तो 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा, और 16 का 16 और 9 को 9 को 1 से गुना करेंगे तो ये 9x ही होगा, माइनस है बीच में तो माइनस ले लेंगे, और 4 से 16 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा 4, और 4 से जो है 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12। तो माइनस क्या लिखना होगा 12x, माइनस 12x आपको लिखना होगा। फिर प्लस 9x और माइनस 12x, ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 9 3 12 होता है, तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x, और बट्टे में आपका आ गया 16। तो गौर से देखेंगे ये है d1 का मान और ये है d2 का मान।
तो यहाँ पर आपने देखा कि D1 और D2 बराबर नहीं है। D1 है -x/4, D2 है -3x/4। तो हम अब लिखेंगे यहाँ D1 बराबर नहीं है D2। बराबर को काटने का मतलब है बराबर नहीं है। D1 बराबर नहीं है D2। अतः देखिए बराबर हो जाता अगर दोनों एक जैसा वैल्यू आता तब तो समांतर श्रेणी होता, लेकिन एक जैसा वैल्यू नहीं आया तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे अतः उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपने देखा इसका ठोस जो कारण है वह ये है कि D1 और D2 यहाँ पर आपका बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब 2 क्वेश्चन आज हमने किया, फिर अगले क्लास में 2 क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अब अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए